नमस्कार। पूरा देश लॉकडाउन में है। कोविड-19 की बीमारी के खतरे के मध्य देखते हुए पिछले 15 दिनों से लॉकडाउन है और आगे बढ़ने की भी 14 अप्रैल के बाद भी इसके आगे बढ़ने की गुंजाइश लग रही है। व्यापार बंद है। सरकार का फरमान है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह न काटी जाए, न नौकरी से निकाला जाए। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे क्या इस ढंग की सरकार का फरमान एक एडवाइजरी है या कानूनी रूप का मैंडेटरी डायरेक्शन है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये लॉकडाउन किस सरकार ने और किस कानून के तहत किया है। लॉकडाउन भारत सरकार ने किया है और भारत सरकार ने इसके लिए जो कानून का सहारा लिया है वो लिया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट को पढ़ने के बाद ये मालूम चलता है जब भी कभी प्रकृति आपदा आवे देश में या कोई संकट आवे तो भारतवर्ष के पास भारत में एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो यूनिफाइड कमांड दे सके, कंट्रोल कर सके और उसकी डायरेक्शंस माननी होगी। अगर नहीं मानता है कोई डायरेक्शन तो उस पर आपराधिक मामला भी दर्ज होता है। लेकिन किसी भी प्रावधान को पढ़ने के बाद ये नहीं लगता है कि ये कानून सरकार को कोई ऐसा अधिकार देती है जो डायरेक्शन दे प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को कि लॉकडाउन के दौरान ये अपने कर्मचारी को तनख्वाह दे या उसकी छटनी ना करे। और दूसरा कानून है जो स्टेट गवर्नमेंट ने इन्वोक किया है वो है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये पुराना एक्ट है और इसका सारा पर्पस है, अगर इस कानून को पढ़ा जाए तो ये एक गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टेम्पररी रेगुलेशंस ऑफ द बिहेवियर गाइडलाइंस ब्रिंग आउट कर सकती है पब्लिक के लिए और ये मैंडेटरी होगा हर पब्लिक को मानने के लिए, क्योंकि एक नेसेसरी है प्रिवेंशन ऑफ ए आउटब्रेक ऑफ सम डिजीज या स्प्रेड डे ऑफ। अगर पब्लिक नहीं मानती है तो उसमें सजा का भी प्रावधान है। लेकिन इसमें भी कोई ऐसा सेक्शन नहीं है कानूनी रूप से जो सरकार को ये अधिकार देते हैं कि आप किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को ये डायरेक्शन दें कि आप लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारी को कोई भी तनख्वाह काटेंगे नहीं, उसको निकालेंगे नहीं। तो अब ये बात बनती है कि इसका क्या स्वरूप है। फैक्ट्री ओनर्स बहुत ही चिंतित में हैं। तो ये एक एडवाइजरी है गवर्नमेंट की, ये एक कानूनी रूप का कोई प्रावधान इसने गवर्नमेंट ने नहीं बताया है कि किस प्रावधान के अंतर्गत ये डायरेक्शन इशू किया गया है। हाँ, सरकार अपने सारे सरकारी संस्थान पर ये लागू कर सकती है, लेकिन जहाँ तक प्राइवेट एम्प्लॉयर्स की बात है इस पर ये बाध्य नहीं होगा। ये एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है और प्राइवेट एम्प्लॉयर जहाँ तक हो सके इसे लागू करे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में एम्प्लॉइज हैं उसके लिए कोई भी कानूनी प्रोटेक्शन नहीं है? ऐसी लॉकडाउन स्थिति में क्या उनको उनकी सैलरी से वंचित किया जा सकता है? ऐसा भी नहीं है। इसके लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है जिसमें एक गवर्नमेंट ने प्रोविजन लाया है ले ऑफ का। जब भी कभी प्राकृतिक विपदा आती है या ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है जहाँ पे प्राइवेट एम्प्लॉयर इस पोजीशन में नहीं है कि वो वेजेस दे सके, सैलरी दे सके, तो उसको ले ऑफ करने का अधिकार है। और पहले ये ले ऑफ करने का अधिकार विदाउट पेमेंट ऑफ वेजेस था, लेकिन गवर्नमेंट ने इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स के लिए इंश्योर किया कि किसी को भी ले ऑफ आप विदाउट कंपनसेशन नहीं कर सकते हैं। ले ऑफ जब भी होगा तो कंपनसेशन वर्कर्स का राइट होगा। ये समझना होगा ले ऑफ की डेफिनेशन जो है टू
के ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में है, और वहाँ लिखा हुआ है इफ द एम्प्लॉय इज अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटी, तो वो ले ऑफ कर सकता है। तो इसका कंपनसेशन क्या मिलेगा, किस प्रोविजन के तहत मिलेगा, इसके लिए 25C है जो मैंडेटरी कंपनसेशन देने का प्रोविजन है, जिसमें जिनकी सर्विसेज, जिस एम्प्लॉयज की सर्विसेज 1 साल हो गई है मिनिमम, 240 डेज एक्सक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज अगर उसने वर्क किया है, तो वो इसका एंटाइटलमेंट होगा 50% ऑफ हिज वेजेज, और ये मैक्सिमम पीरियड ऑफ द 45 डेज होगा जो वो एम्प्लॉय उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। जिन संस्थाओं में 100 से ज़्यादा वर्कमैनशिप है, तो 25M में उनको ले ऑफ करने के लिए एक परमिशन की ज़रूरत होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, लेकिन नेचुरल कैलेमिटीज़ के दौरान ये परमिशन लेने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये स्पेशल लॉ है, और तो वर्कर्स जो हैं चिंतित ना हो, उनको कंपनसेशन उनका राइट है, मिलेगा। और जो अप्रोच है गवर्नमेंट का, वो मेरी नज़र में, मेरी एनालिसिस में, वो एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, एक एडवाइजरी है जो सबों को जितना हो उतना करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को अभी क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक ऐसी अप्रोच लगानी चाहिए जो इंडस्ट्रियल बर्डन ईज आउट हो, और उसका कोई एक ह्यूमैनिटेरियन वे आउट निकले। अभी पूरे देश में देखा जाए, बहुत सारे देशों ने, लाइक डेनमार्क ने 75% वेजेस सब्सिडाइज की है, इंग्लैंड में 80% की है, नीदरलैंड ने 90% ऑफ द लेबर कॉस्ट की है, कनाडा ने वेज सब्सिडी दी है, मलेशिया ने दी है, ऑस्ट्रेलिया ने दी है, आयरलैंड ने दी है। तो क्या गवर्नमेंट प्रॉफिट लिंक स्कीम निकाल के उन छोटी और मध्यम फैक्ट्री को बचा सकती है जिस पर बहुत ज़्यादा बोझ ना पड़े। अब अगर ये देखा जाए, गवर्नमेंट एक काम और कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, वो कंसीडर कर रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ड्यू टू कोविड-19 के कारण से मिले, और इसके लिए वो चाह रही है कि जो 25% ऑफ द आपका एग्रीगेट वेजेज है फॉर द लास्ट 2 years वो आपको मिले। ये उसको अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत करना चाहती है। ये अटल बीमा व्यक्ति योजना जुलाई 2018 को आई थी। इसमें कंडीशन थी कि मिनिमम 2 years होना चाहिए बेनिफिट लेने के लिए। अभी 2 years नहीं हुए हैं, और 1 मिलियन करीब इसके बेनिफिशरीज हैं, और वंस अपॉन ए टाइम ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें सुटेबल अमेंडमेंट करके 25% ऑफ द एवरेज सैलरी इन जो भी लास्ट पीरियड का होगा, वो आपको एक अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने की व्यवस्था कर रही है, और ये एक अच्छा स्टेप है। दूसरा स्टेप गवर्नमेंट जो करना चाहती है वो ESI, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत उसे जो बेनिफिट है, उसमें भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का एक जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में इंट्रोड्यूस करना चाह रही है। इसके लिए उसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, वो सोच रही है। मेरा ये कहना है, अगर ये अमेंडमेंट नहीं भी होता है तो भी लीगल वे आउट है। जो एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कंपनी में जितनी भी फैक्ट्रीज हैं जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं, ये मैंडेटरी प्रोविज़न है, उन्हें ESI के तहत अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा, और जितने भी वर्कर्स हैं उनके इनरोलमेंट होंगे, और उनके एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। हाँ, तो ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी प्रीमियम एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों मिलकर देते हैं। 80% प्रीमियम एम्प्लॉयर देता है, और 20% करीब 20% एम्प्लॉय देता है। और ये जो 100% जो प्रीमियम है, ये जो वर्कआउट होती है, ये उसकी वेज क्या करीब जो है 4% एम्प्लॉयर देता है, और 1% एम्प्लॉय देता है। ESI जो है एक सोशल सिक्योरिटी मेजर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1948 में इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत मेडिकल बेनिफिट मिलती है,
और इसके बाद ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के कारण एक्सीडेंट हो जाते हैं वो मिलती है, और एम्प्लॉयमेंट इंजरी के कारण कोई उसको कैश बेनिफिट भी मिलता है। इसमें करीब 3.5 करोड़ वर्कमैन इसमें रजिस्टर्ड हैं और उनकी फैमिली भी एंटाइटल्ड है। करीब 13 करोड़ लोग इसमें कवर्ड हैं। देश की जनता 130 करोड़ है, करीब 10% पॉपुलेशन को इसका फ़ायदा हो सकता है। इसमें से सोशल सिक्योरिटी मेजर्स में एक कंसेप्ट है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। ये सेक्शन 2 सब क्लॉज 8 में है और उसकी डेफिनेशन है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है तो उसके इन लिeu में कंपनसेशन की जगह यहाँ पर कैश बेनिफिट बोला जाता है। तो उसे कैश बेनिफिट मिलेगा। वो है, एक कारण है एक्सीडेंट और दूसरा है ऑक्यूपेशनल डिजीज। एक्सीडेंट हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेमेंस की भाषा में है, इसमें डिफाइंड नहीं है। उसमें मतलब हम समझते हैं कोई कलूजन हुआ रोड पार करते समय या 2 व्हीकल्स में कलूजन हो गया, तब एक्सीडेंट हो गया, तो उसके कारण से उसे जो नुकसान हुआ, उसे जो उसकी टांग टूट गई, वो जा नहीं सका, तो एम्प्लॉयमेंट इंजरी उसको हुई, तनख्वाह नहीं मिली, तो उसका कैश बेनिफिट मिलेगा। लेकिन लॉ में कंसेप्ट एक्सीडेंट का दूसरा है। लॉ में एक्सीडेंट का मतलब है, और ये कई डिक्शनरी में मिलेगा आपको, अनफॉरसीन एंड अनप्लान्ड सर्कमस्टेंस। ये जो लॉकडाउन है ये अनफॉरसीन एंड अनप्लान्ड सर्कमस्टेंस है, इज एन एक्सीडेंट। और उस कारण से वर्कमैन अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं, एम्प्लॉयर उनको अपने काम पर नहीं बुला पा रहे हैं, बिजनेस प्रीमिसेस ठप हैं। जब कोई वर्क नहीं हुआ है तो एम्प्लॉयर उसको पैसा देने के लिए जिम्मेदार कानून में नहीं है और वो भी अधिकार नहीं रखता है वर्कमैन। ऐसे सिचुएशन में एक सिक्योरिटी स्कीम, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर कंसिडरेशन इंट्रोड्यूस हुई है, इंश्योरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई है। इसलिए ये सारी लाइबिलिटी एक इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत ESI की इसमें होनी चाहिए। दूसरा बेनिफिट उसे मिलता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 सिकनेस बेनिफिट। इसमें कहता है कि एक मेडिकल कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो ट्रीटमेंट रिक्वायर करे और उस कारण से वो एब्सेंट हो, उसके कारण से उसे सिकनेस बेनिफिट भी मिलता है और इलाज भी मिलता है, इलाज फ्री मिलता है। और सिकनेस बेनिफिट जिस कारण से वो जा नहीं सका अपने एम्प्लॉयमेंट के कारण से, तनख्वाह नहीं मिली, वेज कट हुआ, तो इसकी भरपाई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। ये 2 डेफिनेशन में दिखाना चाहता हूँ। और मेडिकल कंडीशन विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, आज जो कोरोना है इट इज डिजीज और इसका ट्रीटमेंट क्या है आज वर्ल्ड वाइड किसी को भी नहीं पता है। इसका एकमात्र सॉल्यूशन है लॉकडाउन, कीप सोशल डिस्टेंसिंग, कीप अवे योरसेल्फ इन द हाउस। अगर ये ट्रीटमेंट है तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज भी एक ट्रीटमेंट है, इसे एक सोशल सिक्योरिटी है, तो इसका इंटरप्रिटेशन भी एक पर्पसफुल ऑब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए और इसका बेनिफिट देना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज जो है ESI के पास जुलाई 15, 2019 तक 84,000 का फंड है, करोड़ का फंड है, जो कि 59,857 वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक में फिक्स डिपॉजिट के रूप में डिपॉजिट है और 14,491 स्पेशल डिपॉजिट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट है। ये फंड उसको यूटिलाइज करना चाहिए था वेरियस हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करने के लिए, कॉलेजेस करने के लिए, मेडिकल इन्हेंसमेंट करने के लिए, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल है वहाँ क्लिनिक खोलते, एक डॉक्टर और वर्कमैन का रेशियो अच्छा बनाते। लेकिन इन्होंने की है, लेकिन पैसा इन्होंने बहुत जमा किया। दे हैव रन लाइक ए प्रॉफिटिंग इंस्टीट्यूशन। और ये मेरा नहीं करना है, ये इसके आंकड़ों से लगता है इतने फंड जमा है और ये इस पर ब्याज कमा रहा है। ये फंड की लायबिलिटी है और ये फंड अगर डिस्ट्रीब्यूट करे तो बहुत हद तक सॉल्व कर सकती है। मैंने कुछ वर्कआउट किया इस पे कि इसकी लायबिलिटी रूल्स में जो बनती है एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने के लिए, वो 50% वेजेज ऑफ 91 डेज बनती है और कुछ कंडीशंस में 70% ऑफ वेजेस दे सकता है और ये 91 डेज बढ़ाकर 6 मंथ भी कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज इस पॉलिसी में जो कवर्ड है उसमें सारे वर्कमैन कवर्ड नहीं है।
उसमें वो वर्कमैन कवर हैं जिनकी वेजेस 21,000 पर मंथ है मैक्सिमम। तो किसी को 5,000 है, किसी को 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है, 14,000 है और मैक्सिमम 21,000 है। अगर हम इसे 14,000 भी ऑन एन एवरेज माने और 50% के हिसाब से 7,000 माने और 3.5 करोड़ के वर्कमैन सबको दें तो 80,000 करोड़ में 3 महीने इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है और ये बहुत बड़ा बूस्ट होगा। जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस ESI में रजिस्टर्ड हैं उनकी लायबिलिटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में नहीं होनी चाहिए, वो ये ESI के तहत होनी चाहिए। इसके अलावा जो कुछ गवर्नमेंट ने जो है सेस लेती है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से 1% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, और ये बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रेगुलेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस 1996 में इसमें करीब 22 लाख वर्कमैन रजिस्टर्ड हैं और अभी तक जो इसका फंड कलेक्शन हुआ है उसमें 37,400 करोड़ हुआ 96 से अभी तक, और जो यूटिलाइज हुआ है 9,500 करीब, इसमें भी 27,000 करोड़ पैसे बचे हुए हैं। इन पैसों को जो झाड़ी मजदूर हैं, जो डेली वेजेस वर्कर हैं, उनको रोटी खिलाने के लिए गवर्नमेंट बड़े पैमाने पर स्केल पे रिलीफ चला सकती है। मुझे आशा है कि गवर्नमेंट मान लेगी और गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन निकाल कर ESI को डायरेक्शंस दे कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट उनके रजिस्टर्ड हैं उनको ऑटोमेटिकली 80,000 करोड़ रुपीस जो है उनके हिसाब से जो भी बनता है 3 महीने की तनख्वाह, अगर लॉकडाउन बढ़ता है या रिप्लेसमेंट होता है उसका डिटेल लेके उन्हें पास ऑन करे या डायरेक्टली वर्कमैन को पैसे दे दे। एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, अगर ESI ऐसा नहीं करना चाहती है और गवर्नमेंट ऐसा नहीं करे, मुझे उम्मीद ऐसी नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं करेगी, लेकिन अगर नहीं करे तो इस एम्प्लॉइज के पास क्या रेमेडी होगी? एक फैक्ट्री ओनर्स भी नहीं दे, एम्प्लॉय भी नहीं दे, और जो देना चाहते हैं वो रिकवर कर सकते हैं एम्प्लॉइज वाले, क्योंकि अभी एक रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ये ESI जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर्ड है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर वो क्लेम्स नहीं देते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शंस में कर सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किशोर लाल वर्सेस चेयरमैन ESI, ये ऑर्डर की डेट है 8/5/2007, केस का अपील नंबर है सिविल केस अपील नंबर 4965 ऑफ 2000, ऑर्डर की डेट है 8/5/2007। इसमें उसने कहा है कि ESI के जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट है सेक्शन 75 में, वही एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन बनती है अकॉर्डिंग टू ये, लेकिन वो एक्ट बना था 1948 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था 1986 में। इसलिए पैरा 17 में कहा है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जो जुरिडिक्शन होगी वो लिबरली एक्सरसाइज होगी, इंटरप्रिटेशन होगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सप्रेस प्रोविजन से उसको डिबार किया जाए। अगर 2 फोरम्स में अगर रेमेडी है तो कंज्यूमर्स कहीं पे भी जा सकता है। इस केस में इंश्योर्ड बीइंग ए पॉलिसी होल्डर, बेनिफिशियरी ऑफ द पॉलिसी इज ए कंज्यूमर, और फैक्ट्री ओनर भी जो हैं वो भी हायरर ऑफ द सर्विस हैं, इंश्योरेंस इन द नेचर ऑफ दिस मैटर, वो भी कंज्यूमर्स हैं। और पैरा 21 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है सेक्शन 75 ऑफ द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कोई जुरिडिक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट पर कोई डिमांड नहीं करता, न उस पर बाधा बनती है। थैंक यू।